तो 4 इंडेक्स में इसकी अगली वाली इंडेक्स क्या बची मेरे पास, 5 बची, तो 11 को मैं क्या असाइन कर दूंगा, 5 असाइन कर दूंगा। उसके बाद 56 आएगा, 56 अगेन डिवाइड बाय। नमस्कार दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों एसएस प्रैक्टिकल एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज जैसा कि आप जानते हैं हम लोग पीवाईक्यूज वगैरह देखते रहते हैं, डिफरेंट कंप्यूटर साइंस के जो एग्जाम्स होते हैं उसकी। आज जो हम दोस्तों डीएसए के जो पेपर है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, उसके एमसीक्यूज देखने वाले हैं। ये जो एमसीक्यूज है दोस्तों काफी सारे एग्जाम्स में आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। लाइक यूपीपीएससी वाला एग्जाम हो गया या यूपीएससी वाला जो असिस्टेंट डायरेक्टर वाला एग्जाम है उसमें, या एवन प्रोग्रामर्स और केवीएस नाइलेट वगैरह के जो पेपर है उन सभी में दोस्तों ये आपको काफी हेल्प करने वाले हैं। तो बिना देरी के दोस्तों शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बैक ट्रेसिंग एल्गोरिथम। इनमें से कौन सा जो है बैक ट्रेसिंग एल्गोरिथम नहीं है। तो बेसिकली नाइट ट्यूर प्रॉब्लम जो होता है ये बैक ट्रेसिंग एल्गोरिथम का पार्ट होता है। ठीक है, इसमें हम लोग नाइट ट्यूर लाइक जो चेस वगैरह हम लोग प्ले करते हैं उसमें हम इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं या उसमें इस कंसेप्ट को हम यूज करते हैं। एन क्वीन जो प्रॉब्लम है दोस्तों ये भी बैक ट्रेसिंग प्रॉब्लम है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि हम डिफरेंट जो रोज होती है, ठीक है, हर रोज में क्वीन सेट करते हैं। ठीक है, मेकिंग श्योर कि वो जो क्यू है यानी वो जो क्वीन है, एन क्यू इसीलिए बोल रहे हैं, वो जो क्वीन है पर्टिकुलर वो किसी भी रो में लाइक रिपीट नहीं हो, ना ही कॉलम वाइज वो रिपीट हो ना ही रो वाइज रिपीट हो। तो उसकी जो हम लोग इस प्रकार से इसका कॉन्फ़िगरेशन करते हैं ताकि किसी भी कॉलम में जो वो रो है या वो जो क्वीन है वो रिपीट नहीं हो। तो ये भी बैक ट्रेसिंग का ही पार्ट है दोस्तों। टावर ऑफ अनाई दोस्तों बेसिकली रिकर्शन का पार्ट है, ये बैक ट्रेसिंग का पार्ट नहीं है, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो टावर ऑफ अनाई हो जाएगा। टावर ऑफ अनाई पे जो मैंने ऑलरेडी रिकर्शन पे जो आपको पढ़ाया था उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी बताया था कि टावर ऑफ अनाई हम लोग यूज करते हैं। और आई एम कलरिंग प्रॉब्लम भी दोस्तों काइंड ऑफ हम लोग एक कलर वगैरह कोड करते हैं, कलर कोडिंग करते हैं, मेकिंग श्योर कि कोई भी कलर सेम कलर जो हो वो सेम लोकेशन पे या सेम डायरेक्शन में नहीं हो। तो उसको आई एम कलरिंग प्रॉब्लम कहते हैं, ये भी बैक ट्रेसिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, टावर ऑफ अनाई जो है वो सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। Which of the following is useful in traversing a given graph by breadth first search? ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में उपयोग करने में हम किसको यूज करते हैं। तो बेसिकली क्यू जो होता है जब हम लोग बीएसएफ पढ़ रहे थे, यानी ये दो होती है कंसेप्ट दोस्तों, एक बीएसएफ होता है एक डीएसएफ होता है। ठीक है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट को यूज करते हैं, यानी फीफो जो होता है वो कंसेप्ट को यूज करते हैं। और जबकि जो डीएफएस है दोस्तों उसमें हम लोग लीफो को यूज करते हैं, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट कंसेप्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये पूछा है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च है तो इसमें आप किसको यूज करेंगे। तो अगर अपन फीफो यूज कर रहे हैं तो क्यू जो है इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा, क्यू जो है हम लोग यूज करते हैं। जबकि डीएफएस में हम लोग स्टैक यूज करते हैं। तो अगर आपसे डीएसएफ का पूछ लिया जाए तो स्टैक आंसर हो जाएगा यहाँ पे, बट इस केस में हमसे यहाँ पे बीएफएस का पूछा है यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च का पूछा है, तो क्यू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि हम लोग मल्टीपल ऑप्शंस भी एक साथ देखते हुए चल रहे हैं। ऐसा नहीं है हम एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं, बट एक साथ मल्टीपल ऑप्शंस हम लोग देखते हुए चल रहे हैं ताकि हमारे सारे जो टाइप्स के क्वेश्चन बन रहे हैं डीएसए में वो हम लोग कवर कर पाए। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं। अब है विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन द क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम में हम लोग कौन सी डिजाइन टेक्निक यूज करते हैं। तो क्विकसॉर्ट जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था डिवाइड एंड कॉन्कर जो टेक्निक होती है उसको हम लोग क्विकसॉर्ट में यूज करते हैं, यानी यहाँ पे जो सही आंसर हो जाएगा क्विकसॉर्ट का वो डिवाइड एंड कॉन्कर हो जाएगा। दोस्तों ये कोई फेक क्वेश्चन नहीं है, आप ये क्वेश्चन जो है एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है दोस्तों। ठीक है, मैं आपको आप चाहे तो आपको दिखा भी सकता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख भी पा रहे हैं ये भी क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम। क्विकसॉर्ट एल्गोरिथम में कौन सी डिजाइन टेक्निक का यूज किया जाता है। तो डिजाइन एंड कॉन्कर, ये जो क्वेश्चन है दोस्तों यूपीपीएससी वाला जो एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही डिफरेंट एग्जाम्स में जो डीएसए के रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो आते रहते हैं। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है काफी अलग अलग पेपर से लिए गए। ठीक है, तो काफी आपको हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपके लिए कोई बेसिक क्वेश्चन नहीं लेके आया हूँ मैं, काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ दोस्तों। तो बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज द फॉलोइंग आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्निपेट। एरे का क्वेश्चन दिया हुआ है इसलिए मैंने डीएसएम इसको डाल दिया है क्योंकि मेन कंसेप्ट यहाँ पे एरे का यूज हो रहा है। ठीक है, एक इंक्लूड एसटीडी हमने लोगों ने लाइब्रेरी ले रखी है। ठीक है, फिर डिफाइन एक फंक्शन डिफाइन कर रखा है वर्ड मेन, इसमें हमने एक 2D एरे लिया है जिसकी 3 रो है और 2 कॉलम है। ठीक है, इसमें ऐसी वैल्यू हम लोगों ने पास कर दी है। तो इसको जब हम 2D एरे की फॉर्म में लिखेंगे तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 3 6 देन 9 12 एंड देन 15 और 18। ठीक है, अब ये जो है वो प्रिंट कर रहा है %d यानी वैल्यू हम लोग को प्रिंट करनी है जो न्यूमेरिक वैल्यू आएगी। फर्स्ट है num +1 यानी कि num
प्लस 1 की वैल्यू क्या होगी, 0 + 1, ठीक है, और उसका भी फर्स्ट वाला वैल्यू, यानी कि आप हमेशा याद रखिएगा एरे जो होता है दोस्तों वो 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो num + 1 वैल्यू निकल के आएगा वो ऐसे निकल के आएगा num, ठीक है, देन 1 एंड देन उसके बाद भी 1, ठीक है। तो ये किसको पॉइंट करेगा, num 1 यानी कि सेकंड रो, num 0 होती है फर्स्ट रो, 0 0 जो होती है फर्स्ट रो होती है, ये जो होती है 1 ये सेकंड रो होती है, और ये जो होती है सेकंड थर्ड रो होती है, सेकंड 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो num 1 और 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 और 1, अगेन कॉलम में भी ये 0 वाला कॉलम होता है और ये 1 वाला कॉलम होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा दोस्तों, कभी क्वेश्चन करने में कभी दिक्कत नहीं आएगी आपको, ज्यादातर क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे आते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 एंड 1 जो है वो 12 को पॉइंट करेगा, यानी यहाँ पे जो वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। और सेकंड num + 2 है, num + 2 यानी कि num में 0 + 2 करेंगे तो num 2 हो गया, और क्योंकि आगे कुछ नहीं दे रखा तो बाय डिफॉल्ट जो होता है वो 0 हम लोग लेके चलते हैं, यानी थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम, ठीक है, थर्ड रो का फर्स्ट कॉलम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 15 आ जाएगा इसका दूसरा। तो 12 एंड 15 जिस भी ऑप्शन में ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है, एक बार आप खुद भी देख के करेंगे तो इजीली कर पाएंगे दोस्तों। 1 + 1 यानी कि 1 और 1 प्रिंट करना है, और देन 2 और 0 प्रिंट करना है। तो वही एरे की वैल्यू हम लोगों को निकाल लिए, एरे की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हैं तो इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चन आप कर लेंगे। For merging two sorted lists of size m and n into a sorted size of m + 1, how many comparisons are required? बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि दो मेरे पास m और n की जो है वो सॉर्टेड लिस्ट दे रखी है, एक m की दे रखी है और एक n की दे रखी है, ठीक है। अगर हमको इसको मर्ज सॉर्ट करना है, ठीक है, एक साथ अगर हम लोग को इसको मर्ज करना है तो मैक्सिमम कितने कंपैरिजन रिक्वायर हो सकते हैं। मान लो इसके m है और इसके n है, सारे के सारे अगर अलग वैल्यू हुई, ठीक है, तो m टाइम मेरे को इसको चलाना पड़ेगा और n टाइम इसको चलाना पड़ेगा, तो टोटल m + n कंपेरिजन हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इसको कॉम्प्लेक्सिटी की फॉर्म में लिखे तो m + n जो है वो m + n जो है दोस्तों उसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत बेसिक क्वेश्चन है, काफी ज्यादा टफ नहीं है। अगर आप इसकी क्वेश्चन की डेफिनेशन अगर आप समझ पाएंगे तो आप ऐसे क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं दोस्तों। डीएसए जो है दोस्तों मोस्टली जो होता है वो बेसिकली कंसेप्चुअल प्रोग्राम, कंसेप्चुअल होता है दोस्तों। ये कोई आप रट के इसको आप इजीली नहीं कर पाएंगे। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है डीएसए में तो आप इस टाइप के क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो आपके कंसेप्ट मोर और लेस अच्छे होने चाहिए रेदर देन कि आप थ्योरी पे जा रहे हैं या थ्योरी रट रहे हैं। तो इसलिए डीएसए जो है काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है अगर आप उसको समझ के चलेंगे तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Which data structure is used to evaluate postfix expression? पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करना है तो आपको पता होगा पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्टैक यूज करते हैं, ठीक है। कोई भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है, पोस्टफिक्स का मतलब ये होगी बाद में एक्सप्रेशन आ रहा है, बाद में जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस आ रहे हैं, प्लस हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, डिवाइड हो गया, बाद में आ रहे हैं, बट उनको जो हमको अप्लाई करना पड़ेगा कंडीशन वो पहले अप्लाई करना पड़ेगा, यानी लास्ट में आ रहे हैं पर पहले आउट होंगे, लास्ट एंड फर्स्ट आउट। तो पोस्टफिक्स में इसीलिए हम लोग स्टैक को यूज करते हैं। तो यहाँ पे स्टैक जो है दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। अब विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इनफिक्स एक्सप्रेशन। अब देखो इनफिक्स एक्सप्रेशन का आया है कि इसका प्रीफिक्स रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो आप इसको इजीली, अगर आपको कंसेप्ट अगेन पता है तो आप इसको इजीली कर पाएंगे, कोई ज्यादा टफ नहीं है। मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ। देखिए दोस्तों ये जो है ए बी + सी दे रखा है, ठीक है, एंड देन मल्टीप्लाई डी और देन स्टार दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि कौन सा इसका प्रीफिक्स रूप सही है। तो प्रीफिक्स में करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं उनको पहले लिख देते हैं। तो ये जैसे ए एंड देन बी + सी है तो पहले प्लस हो जाएगा एंड देन बी सी हो जाएगा, ठीक है, ये एक साथ हो जाएगा, और फिर डी एंड देन स्टार हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे को इसको डिवाइड वाला जो ऑपरेशन है इसको सॉल्व करना है, तो ये तो एक साथ आ जाएगा, ए बी + सी एक साथ हम लोग अज्यूम करेंगे, और डी को यानी कि इसको जो डिवाइड वाला ऑपरेटर है इसको हम लोग आगे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा ए + बी सी डी एंड देन मल्टीप्लाई, ठीक है, बी सी डी एंड देन मल्टीप्लाई। अब जो मल्टीप्लाई ऑपरेटर है दोस्तों इसके बाद में तो कोई हमारे पास ऑपरेंड है नहीं, तो ये जो मल्टीप्लाई है इन सबसे पहले आ जाएगा, यानी हो जाएगा डिवाइड देन मल्टीप्लाई देन ए एंड देन प्लस बी सी एंड डी, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें सही बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन नंबर ए सही बैठ रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्रीफिक्स पूछा था, प्रीफिक्स निकालने का यही मेथड है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आपको इसको इजीली कर सकते हैं दोस्तों। आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। द फॉलोइंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन विद सिंगल डिजिट ऑपरेंड इज इवैल्यूएटेड यूजिंग स्टैक।
ठीक है। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इवन हिंदी में भी ये दे रखा है कि कौन सा जो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन है कि जब हम इसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है, द टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड, यानी टॉप टू एलिमेंट स्टैक में क्या हो जाएंगे जब हम पहले वाले स्टार को कैलकुलेट करेंगे। तो दोस्तों इस टाइप में क्वेश्चन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, स्टैक बना लेते हैं, ठीक है। 8 2 एंड 3 हो गया ये, ठीक है, 8 2 एंड 3 हो गया। उसके बाद आप पावर वाला ऑपरेटर लेके आ रहे हो, ठीक है, पावर वाला ऑपरेटर आप जैसे लेके आ रहे हो तो ये 2 की ये क्या बन जाएगा, ये 2 की पावर 3 बन जाएगा। लास्ट के जो दो जो ऑपरेंड्स है, यानी दो जो पैरामीटर्स है, उन पे हम लोग ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, क्योंकि स्टैक यहाँ पे हम लोग यूज कर रहे हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो 2 की पावर 3 एंड देन 8 हो जाएगा। ये जो वैल्यू निकल के आएगी वो बन के आएगी 8,8, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट जो ऑपरेटर है वो डिवाइड है, तो अगेन डिवाइड, ये दो ही ऑपरेटर मेरे पास पड़े हैं तो इन पर डिवाइड ऑपरेशन हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 8 डिवाइड, यानी कितना रिमेनिंग हो जाएगा, 1 रिमेनिंग रह जाएगा। उसके बाद क्या इंसर्ट होगा, फिर 2 इंसर्ट होगा और देन फिर 3 इंसर्ट होगा। अब ये कह रहा है कि द टॉप टू एलिमेंट ऑफ द स्टैक आफ्टर द फर्स्ट स्टार इज इवेल्युएटेड, यानी कि फर्स्ट स्टार जैसे ही इंसर्ट होगा जो टॉप टू एलिमेंट कौन से रहने वाले हैं, टॉप टू एलिमेंट जो है स्टैक के कौन से रहने वाले हैं, वो 2 और 3 रहने वाले हैं, या फिर 3 और 2 कर लो या 2 और 3 कर लो। तो जो टॉप टू एलिमेंट होंगे वो 3 और 2 रहेंगे यहाँ पे। तो ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मैंने इसको एक्सप्लेन भी कर रखा है कि देखो ये ऐसे इंसर्ट होगा, पहले 8 पुश होगा, फिर 2 पुश होगा, फिर 3 पुश होगा, ठीक है। अब जैसे ही मेरे पास ये पावर वाला ऑपरेटर पुश होगा तो जो लास्ट के 2 ऑपरेटर है इन पे वर्क होगा, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। तो नई स्टैक मेरे पास क्या बन के आएगी, 8,8। फिर जैसे ही डिवाइड वाला ऑपरेटर इंसर्ट होगा तो डिवाइड वाला ऑपरेटर इस पर अप्लाई हो जाएगा, तो स्टैक में क्या हो जाएगा, 1 रिमेनिंग हो जाएगा। 8 डिवाइड बाई 8 कितना होता है, 1 होता है। फिर मैं 2 को पुश करूंगा, फिर मैं 3 को पुश करूंगा, तो 1 2 3 हो जाएगा ये। अब एट दिस मोमेंट बिफोर वैल्यूटिंग स्टार द टॉप टू स्टैक एलिमेंट क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएगा और 2 हो जाएगा, यानी 3 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। अब विच एल्गोरिथम इज डिजाइन टेक्निक इज यूज्ड इन क्विकसॉर्ट। क्विकसॉर्ट में हम लोग कौन सी डिजाइन टेक्निक यूज करते हैं, क्विकसॉर्ट में अगेन दोस्तों क्विकसॉर्ट हम लोगों ने पढ़ रखा है, डिवाइड एंड कॉन्कर हम लोग यूज करते हैं, तो ये बात आपको पता होगी। अब दोस्तों ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये दिखने में काफी बड़ा लगता है बट इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। बेसिकली क्या करना चाह रहा है, एक हैश फंक्शन होता है, ठीक है, की मोड 7 दे रखा है, विथ लीनियर प्रॉब्लिंग इज यूज्ड टू इंसर्ट, ये इन कीज को हमको इंसर्ट करना है, ठीक है, इनटू ए टेबल इंडेक्स फ्रॉम 0 to 6, ठीक है। व्हाट विल बी द लोकेशन ऑफ की 11, 11 की लोकेशन क्या होगी। बेसिकली मेरे को 0 से 6 तक की इंडेक्स दे रखी है, तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 0 1 2 3 4 5 एंड देन 6, ठीक है। ये मैंने इंडेक्स बना दी, ठीक है। अब मेरे को क्या कह रहा है कि की मोड 11 दे रखा है, क्वेश्चन में मुझे दे रखा है की मोड 11 है, तो मैं क्या करूंगा, हर एक की को की मोड 7 दे रखा है, तो हर एक की को मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड करूंगा। लेट सपोज 37 को मैंने 7 से डिवाइड किया, 37 मोड 7 किया, तो मेरे पास कितना रिमाइंडर बचेगा, 37 मोड 7 में 7 5 से 35, रिमाइंडिंग कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा, यानी 37 की इंडेक्स हो जाएगी 2। बहुत बेसिक क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल भी टफ नहीं है, आपको बस इसको निकालने आना चाहिए। नेक्स्ट मेरे पास 38 को मैं 7 से डिवाइड करूंगा, तो 7 5 से 35, रिमाइंडर कितना बच गया, 3 बच गया, तो उसकी जो इंडेक्स हो गई दोस्तों 38 हो गई, ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट है 72 डिवाइड बाय 7 किया मैंने, ठीक है, तो ये कितनी बार डिवाइड होगा, 7 1 7 एंड देन रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। अब बट मेरे पास जो 2 इंडेक्स है वो ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुकी है, तो मैं इसको नेक्स्ट दे दूंगा, यानी 3 मेरे पास आ चुकी है, 2 3 आ चुकी है, जो नेक्स्ट अपर वाली होगी वो मैं इसको अलॉट कर दूंगा, यानी 4 को मैं क्या असाइन कर दूंगा, 72, इसको 4 वाली इंडेक्स असाइन हो जाएगी। उसके बाद मेरे पास आ रहा है 48 डिवाइड बाय 7 करूंगा, तो 7 6 जा 42, देन 6 रिमेनिंग रह जाएगा, यानी 48 को क्या वैल्यू असाइन हो गई, इंडेक्स वैल्यू 6 असाइन हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ रहा है 98, तो 98 डिवाइड बाय 7 जब मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 98 डिवाइड बाय 7 करने पे ये पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी 14 टाइम डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, तो मैं 98 इसको असाइन कर दूंगा 0 वाली इंडेक्स को, ठीक है। अब मेरे पास अगला है 11, तो जब मैं 11 डिवाइड बाय 7 करूंगा, 11 डिवाइड बाय 7, तो मेरे पास क्या आएगा, 4 आएगा, यानी 4 रिमाइंडर आएगा, बट 4 इंडेक्स मेरी ऑलरेडी 72 पे यूज हो चुकी है, तो 4 इंडेक्स में इसकी अगली वाली इंडेक्स क्या बची मेरे पास, 5 बची, तो 11 को मैं क्या असाइन कर दूंगा, 5 असाइन कर दूंगा। उसके बाद 56 आएगा, 56 अगेन डिवाइड बाय
7 करना है अपने को। हालांकि इतना अपने को जाना नहीं आगे, बट मैं आपको रेफरेंस के लिए आपको बताता हुआ चल रहा हूँ। 56 डिवाइड बाय आप 7 करेंगे तो 7 8 56 होता है। तो ये पूरा पूरा यानी रिमाइंडर 0 रह जाएगा, बट 0 ऑलरेडी ऑक्यूपाई हो चुका है, तो मैं उसको नेक्स्ट इंडेक्स दे दूंगा, यानी 56 को मैं नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, तो ये की मोड 7 का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में पूछा है कि 11 की लोकेशन क्या होगी, की लोकेशन। तो 11 की लोकेशन आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कितनी होगी, 5 होगी। तो 5 जो है दोस्तों यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आई होप यू गॉट इट नाउ। ठीक है, ये प्रोसेस करना है, ये इस टाइप के कंसेप्ट आपको करना है। एक बार इसको फिर से रिवाइज करके भी आप देख लीजिएगा, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। और बहुत जो अच्छे अच्छे एग्जाम्स होते हैं, इवन गेट वगैरह के या फिर आप यूजीसी नेट वगैरह के एग्जाम्स होते हैं, उनमें भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बिल्कुल आपको डिवाइड अगर करना आता है, बेसिक डिवाइड जो बच्चे 3rd 4th 5th क्लास में पढ़ते हैं, वो डिवाइड से आपको आउटपुट निकालना है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो एक बार आप खुद प्रैक्टिस भी करिएगा इस क्वेश्चन की निकालने के बाद, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए दोस्तों, तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। अभी बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। विच ग्राफ ट्रेवल्स एल्गोरिथम यूज क्यू। क्यू कौन सा यूज करता है दोस्तों? तो अभी हमने ऊपर देख के आए थे, फीफो में हम लोग क्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो फीफो में क्यू यूज करते हैं, और वो किसका कंसेप्ट है, वो ब्रेथ फर्स्ट सर्च का कंसेप्ट है। डीएफएस में आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, डीएफएस में हम लोग क्या यूज करते हैं। बेसिकली स्टैक यूज करते हैं दोस्तों। The concatenation of two lists is to be performed in O1 time. Which list implements can be used? बेसिकली क्या करना है कि दो लिस्टों को हम लोगों को जोड़ना है, लिस्ट L1 है और L2 है। अगर हम लोगों को इसको लिंक लिस्ट एक तरह से, अगर हमको उनको जोड़ना है तो आपस में हम लोग इसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, सर्कुलर लिंक लिस्ट के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। सर्कुलर डब्ली लिंक लिस्ट के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। Then which of the following algorithm solves all pairs shortest path प्रॉब्लम, यानी कि शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम के सभी पेयर्स को कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व करता है? ऑल द पेयर्स शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम को। तो फ्लॉइड्स की जो एल्गोरिथम है दोस्तों, जब हमने इसको पढ़ा था पहले डीएसए में, उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि जो फ्लाइड की एल्गोरिथम होती है, ठीक है, फ्लॉइड की एल्गोरिथम वो जो है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है, और जितने भी शॉर्टेस्ट पाथ होते हैं उनको फ्लॉइड की प्रॉब्लम सॉल्व करती है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको याद भी कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो फ्लॉइड की एल्गोरिथम आप याद कर लीजिएगा कि शॉर्टेस्ट पाथ के लिए प्रॉब्लम के लिए यूज में आती है। कंप्यूट शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ वर्टिसेस। ठीक है, then which of the following sorting algorithm has the worst case time complexity of O(n square)? O(n square worst case में किसकी होती है दोस्तों? worst case में सिलेक्शन सॉर्ट की होती है। इवन क्विक सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट की भी होती है, बट ये वर्स्ट केस में नहीं होती, ये तो एवरेज केस में भी हो सकती है। बट यहाँ पे वर्स्ट केस में जो सबसे बेकार, जो मतलब सबसे ज्यादा जटिल जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है, वो सिलेक्शन सॉर्ट की होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे आपके लिए चार्ट भी बना रखा है, ठीक है, जिसको देख के भी आप इजीली समझ पाएंगे कि सिलेक्शन सॉर्ट की जो है वो हर एक केस में, बेस्ट केस में और एवरेज केस में और फर्स्ट केस में, तीनों में सिलेक्शन सॉर्ट की जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो सबसे टफ होती है। इसलिए इसके लिए इसका जो सेम ऑप्शन है वो इसीलिए टिक किया गया है। इंसर्शन सॉर्ट की भी होती है, बट बेस्ट केस में ये O(n) भी देता है। सेम में क्विक सॉर्ट की भी वर्स्ट केस में तो O(n स्क्वायर) हो सकती है, बट बेस्ट केस और एवरेज केस में ये O(n log n) भी होता है। और सबसे जो सही सॉर्टिंग होती है वो हीप सॉर्ट होती है दोस्तों। अगर पूछा सबसे कम कॉम्प्लेक्सिटी किसकी होती है, तो हीप सॉर्ट उसका आंसर हो जाएगा। सबसे वर्स्ट सिलेक्शन सॉर्ट की हो जाएगी। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप याद रखिएगा, ये ऑप्शन डिफरेंट एग्जाम में डिफरेंट तरीके से पूछे जाते हैं, तो या तो आप इनको कॉम्प्लेक्सिटी याद कर लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके कहीं पे दीवार वगैरह पे आप घर पे लगा सकते हैं, ताकि आप उसको इजीली याद कर पाए। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन आपको दे रखा है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। व्हाट इज द कॉमन इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रैवल सर? इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर एंड पोस्ट ऑर्डर में क्या कॉमन है दोस्तों? तो रूट इज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री, नहीं, राइट सब ट्री से पहले रूट विजिटेड होगा, राइट सब ट्री से रूट विजिटेड होगा। इन ऑर्डर के केस में तो होगा, बट पोस्ट ऑर्डर के केस में होगा क्या? पोस्ट ऑर्डर में नहीं होगा, पोस्ट ऑर्डर में पहले राइट नोड ही विजिट होता है। ठीक है, लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री, ये बात एकदम सही है। जो लेफ्ट वाला होगा दोस्तों, जो लेफ्ट वाला नोड होता है वो सभी केस में पहले विजिटेड होता है। ठीक है, रूट और उसमें चेंज हो सकता है, बट लेफ्ट वाला जो सब ट्री है वो ऑलवेज विजिटेड बिफोर द राइट ट्री, चाहे वो इन ऑर्डर हो, प्री ऑर्डर हो, पोस्ट ऑर्डर हो। रूट इज विजिटेड आफ्टर लेफ्ट सब ट्री, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो राइट सब ट्री का भी विजिटेड हो सकता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन सही बैठ रहा है, लेफ्ट सब ट्री इज ऑलवेज विजिटेड बिफोर राइट सब ट्री। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
देन विच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन यूज BFS। BFS जो है कौन सा एप्लीकेशन यूज करता है दोस्तों? जनरली जो ग्राफ वगैरह होते हैं, अनलिमिटेड ग्राफ वगैरह होते हैं, उनमें हम लोग BFS को यूज करते हैं। ये तो इसका यूज केस हो गया। तो यूज केस आपको पता होना चाहिए BFS का क्या होता है एंड DFS का क्या होता है, डेप्थ फर्स्ट सर्च का क्या होता है यूज केस, तो आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, मैं आपको उसकी डिटेल भी शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों अभी के लिए इतने ही क्वेश्चन है, ठीक है। और भी क्वेश्चन आपके लिए और भी डिफरेंट एग्जाम्स के रिलेटेड लेके आने वाला हूँ, ठीक है। तब तक के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशंस जितने भी PYQs हैं या जितने भी और भी एग्जाम्स हैं उनसे रिलेटेड मैं लेके आऊँगा। और आपकी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो दोस्तों एंड हैव ए गुड डे।